नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। मैं हूं मोहसिन खान। दोस्तों, आज लखनऊ में आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यालय का वहां पर उद्घाटन किया, शुरुआत करी। और इस सबके बीच में आज हमारे साथ खुद संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी हैं, राज्यसभा सांसद हैं और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज़ पर। जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। संजय जी, सवाल बहुत हैं, क्योंकि हम ऐसे काल में बात कर रहे हैं जब एक तरफ पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था से भी लड़ाई लड़ रहा है और तीसरी तरफ सरहदों पर तनाव है। चीन को लेकर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ खास तौर से। और इस सब के बीच में आज आपने लखनऊ में अपनी आम आदमी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया। तो शुरुआत में आपके कार्यालय से करना चाहूँगा, क्या यूपी में आम आदमी पार्टी 2022 की तैयारी में लग चुकी है? कोरोना को पीछे छोड़ते हुए, सरहदों पर जो तनाव है उसे पीछे छोड़ते हुए, अर्थव्यवस्था में दिल्ली की जो जनता नौकरियों के लिए परेशान है या कोशिश कर रही है नौकरी मिले, उनकी बातों को पीछे छोड़ते हुए आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव की तैयारी के लिए लखनऊ में कार्यालय का उद्घाटन आज कर चुकी है। देखिए, सबसे पहली जरूरत तो ये है कि आज जो इस कोरोना संकट में लोगों की मदद करने की आवश्यकता है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें आम आदमी पार्टी का रोल कहीं कमजोर नहीं रहा है। अगर दिल्ली की सरकार को आप देखेंगे तो दिल्ली सरकार ने जहां एक तरफ लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कराई, बेड उपलब्ध कराए, वेंटिलेटर उपलब्ध कराए, प्लाज्मा थेरेपी जैसी चिकित्सा विधि उपलब्ध कराई, 1 करोड़ लोगों को राशन बांटा, पेंशन दोगुना कर दी, ऑटो वालों को, मजदूरों के खाते में 5-5 हजार रुपए दिए। जहां एक तरफ इतने सारे काम दिल्ली की सरकार ने किया, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, वो चाहे रसोई चलाना हो, वो चाहे राशन बांटना हो, हर स्तर पे लोगों की सेवा करने का काम किया। और उत्तर प्रदेश में भी मोहसिन जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की लगभग सभी जिला इकाइयों ने अपने अपने स्तर पे प्रवासी मजदूरों की, बाहर से आने वाले जो मजदूर साथी थे, उनकी जितनी मदद वो कर सकते थे उन्होंने किया। तो कार्यालय का मकसद मात्र चुनाव लड़ना नहीं है, बल्कि कार्यालय का मकसद तमाम मुद्दों को उठाना भी है जो जनता के जीवन से जुड़े हुए हैं। वो चाहे पेट्रोल डीजल की महंगाई का सवाल हो, वो चाहे 69,000 भर्ती घोटाले का सवाल हो, वो चाहे उत्तर प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का सवाल हो। तो ये सब कुछ इस कार्यालय के बनने से और मजबूती से हम लोग उठा पाने में संजय जी, आज हम चाहते हैं, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आप एक एक शब्द जो भी कहेंगे उस शब्दों का एक अपना वजन होता है, एक वेटेज होता है, तो प्रदेश की जनता तक एक सही मैसेज जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज आपने कार्यालय का उद्घाटन किया है, तो खासतौर से यूपी की जनता भी ये जानना चाहती है। हम आएंगे, चाइना पे भी आएंगे, यूपी सरकार क्या कार्य कर रही है उस पर भी आएंगे, और अर्थव्यवस्था को लेकर जो बातें हो रही हैं उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले, कोरोना काल के दौरान ही आपने यूपी में कार्यालय का उद्घाटन कर दिया, तो क्यों ना जनता ये माने कि आप 2022 के चुनाव के मद्देनजर कोरोना काल के खत्म होने का भी इंतजार नहीं कर पाए, आपने इस बीच में ही कार्यालय का उद्घाटन कर दिया और चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। दिल्ली में सब कुछ ठीक ठाक हो गया। इसको जोड़ना बिल्कुल गलत होगा। मैंने आपको बताया कि हमारा कार्यालय था यहाँ पे, ऐसा नहीं कि आज पहली बार हमने कोई कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय था, लेकिन वो 4थी मंजिल पे था, सीढ़ियां चढ़ के लोगों को जाना पड़ता था, बहुत असुविधा होती थी। इस कार्यालय के बनने से सुविधाजनक तरीके से आगे हम लोग अपना काम कर सकेंगे। मैंने आपको जैसा बताया, जनता के मुद्दों पर संघर्ष करना, रचनात्मक कार्य करना, इस कोरोना काल में लोगों की मदद करना, सब उद्देश्य है हमारा। चुनाव, अभी कोई चुनाव तो है नहीं सीधे कि हम कोई चुनाव की तैयारी में जुट रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था हो, या भ्रष्टाचार हो, या शिक्षक भर्ती घोटाला जैसा मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। एक व्यापक आंदोलन की रणनीति बनाकर हम लोग उतरेंगे मैदान में। और साथ ही साथ जो इसमें हमारी कोरोना के काल में जो हमारी मदद की, सेवा की, लोगों के बीच में जाकर उनके सहयोग करने की जरूरत पड़ेगी, उसमें भी हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। यानी यूपी सरकार को सीधा टारगेट आप यहां पर कर रहे हैं? तो यूपी सरकार को टारगेट करने का सवाल नहीं है, यूपी सरकार के काम टारगेट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर है। मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं,
6 साल, 10 साल, 12 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। देवरिया कांड के बाद कानपुर बालिका संरक्षण गृह का मामला आया, जिसमें 7 नाबालिग बच्चियां गर्भवती पाई गई, और दलील आप सुनिए उत्तर प्रदेश सरकार की, दलील आप सुनिए उत्तर प्रदेश प्रशासन की। वो कहते हैं साहब ये बच्चियां तो गर्भवती होकर यहाँ आई थी। अरे भाई, इसका मतलब आप ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में भी उन नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, उसमें पॉक्सो दर्ज हुआ होगा, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या कार्रवाई हुई ये बताने के बजाय आप एक हास्यास्पद और लोगों को नाराज करने वाली, आक्रोशित करने वाली दलील देते हैं कि ये बच्चियां तो यहाँ गर्भवती होकर आई थी। ये है कानून व्यवस्था की हालत उत्तर प्रदेश में। आप छोड़ दीजिए, उन्नाव के बीघापुर इलाके में एक हफ्ते में 2 महिलाओं की हत्या हुई, वो भी आप छोड़ दीजिए। कल देवरिया के अंदर 2 दिन पहले वहां पर एक एसओ के सामने फरियादी महिला गई, तो वो एसओ अश्लील हरकत कर रहा था। कौन सी बहू बेटी, कौन सी महिला थाने में जाके फरियाद लेके अपनी पहुंच सकती है, आप मुझे जरा बताइए। ये हालत हो रही है उत्तर प्रदेश में। देवरिया के अंदर थाना अध्यक्ष फरियादी महिला के सामने अश्लीलता करता। लेकिन तो आप ये तो मानेंगे संजय जी, आप गुंडाराज खत्म करने के नाम पे आए थे। आप ये तो मानेंगे कि योगी जी एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। जहां भी उन्हें जानकारी मिली कि किसी ने गलत कार्य किया है, चाहे वो छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी हो, हमने पिछले लगभग 3.5 साल में ये देखा है कि किसी के खिलाफ भी एक्शन लेने से वो पीछे नहीं हटे, तुरंत एक्शन लिया है जहां भी कोई गलती नजर आई है, अगर किसी अधिकारी ने भी करी है तो। योगी जी ईमानदार मुख्यमंत्री हैं या नहीं, आप मानते हैं या नहीं मानते? नहीं, आप मुझे बताइए कि इस ईमानदारी का हम क्या करें, लेके ओढ़े या बिछाएं या उसको लेके हम खुश होते रहे? आप बताइए इस ईमानदारी का क्या करें जब उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं रुक रहा है, जब उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है। बीजेपी नेता का नाम आया शिक्षक भर्ती घोटाला में, अनामिका शुक्ला नाम की एक शिक्षिका, जो अनामिका शुक्ला है उसको रोजगार नहीं मिला। अनामिका शुक्ला के नाम पे 25 जगहों पे तनख्वाह निकाली जा रही है उत्तर प्रदेश में। अभी ये पता चल रहा है कि एक पैन कार्ड बना है जिससे हजारों लोगों की तनख्वाह निकाली जा रही है, और वो भी एक भ्रष्टाचार आगरा या मथुरा का सामने आया। तो मुझे बताइए आप मुझे कि अगर एक ईमानदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं तो अपराध पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रहे हैं, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इस कोरोना काल में बातें ज्यादा हो रही हैं, काम कम क्यों हो रहा है? आप टेस्टिंग को देख लीजिए, आप चिकित्सा सुविधाओं को देख लीजिए, किस तरह से लोग परेशान होते हैं। अभी ललितपुर का मामला आया, एक महिला को प्राइवेट नर्सिंग होम के सामने प्रसव करना पड़ा, एक उसको निकाल दिया हॉस्पिटल से। कन्नौज के अंदर एक बच्चा मर जाता है इलाज के अभाव में। तो ये सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। नोएडा में नीलम नाम की, आप जानते होंगे, नीलम नाम की एक महिला को 8 अस्पतालों में दौड़ाया गया और उसके बाद 13 घंटे दौड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। आप संजय जी, आप कह रहे हैं कि ईमानदार हैं, तो ईमानदारी उनकी किस काम की है? अगर वो प्रदेश की व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो आए थे गुंडाराज खत्म करने और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं संजय जी, गुंडाराज की जहां तक बात है, जहां तक गुंडाराज की आप बात कर रहे हैं, क्राइम की बात कर रहे हैं, उन्होंने कई बार आंकड़े पेश करे हैं, विधानसभा के अंदर भी बताया है कि ग्राफ लगातार नीचे गिरा है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी आज बात कोरोना की करने की है, और आपने क्योंकि शुरुआत कर ही दी है, कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश में किस तरह की व्यवस्था है, या आपके हिसाब से जो आप कह रहे हैं अव्यवस्था है, उसके बारे में थोड़ी बात कर लें। कोरोना को लेकर कोरोना काल के दौरान अभी हाल ही में सर्वे आया, स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 1,51,000 बेड तैयार करे हैं कोरोना पीड़ितों के लिए। क्या कम लग रहा है आपको? एक बड़ा स्टेप नहीं है, बड़ी तैयारी नहीं है? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं मोहसिन जी कि दिल्ली में 2.5 करोड़ की आबादी है, और दिल्ली में एक दिन की रिकॉर्ड टेस्टिंग है 21,000, और प्रतिदिन हम 18,000, 17,000, 16,000 इस तरह की टेस्टिंग हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी है 23 करोड़, और 26 जून के आपके चैनल पे भी वो प्रेस रिलीज आई होगी, चेक कर लीजिए आप। उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रेस रिलीज जारी करके बताया है कि उत्तर प्रदेश की रिकॉर्ड टेस्टिंग एक दिन में है 19,387। यानी उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग को कम किया जा रहा है, ये खुद सरकार मान रही है। 23 करोड़ की आबादी में 19,000 टेस्ट, और 2.5 करोड़ की आबादी में दिल्ली में 21,000 टेस्ट हो रहा है। और आप इसका मतलब योगी जी
खतरे पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है संजय जी, इसका एक दूसरा पहलू भी है। दिल्ली सरकार ये दावा कर रही है कि रिकवरी रेट जो है दिल्ली के अंदर वो 67% है, 67%, और यूपी के अंदर जो रिकवरी रेट बताया जा रहा है वो 69% है, 69%। यानी उससे ज्यादा दिल्ली सरकार से आगे चल रही है यूपी सरकार तैयारियों में, रिकवरी रेट में। मैं आपको इसका भी डिटेल बता देता हूं। पहली चीज तो ये समझिए आप कि जब ज्यादा टेस्टिंग होगी तो केसेस ज्यादा आएंगे। यूपी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी नो FIR नो क्राइम, नो टेस्टिंग नो केस के फॉर्मूले पे चल रहे हैं। अब आप अगर टेस्टिंग ही नहीं करेंगे तो केसेस का पता नहीं चलेगा, केसेस का पता नहीं चलेगा तो किसकी मृत्यु कोरोना से हो रही है, किसकी मृत्यु कोरोना से नहीं हो रही है, ये भी आपको पता नहीं चलेगा। जब आप टेस्टिंग नहीं करेंगे तो कोरोना किसको हुआ है और वो क्या सावधानी बरत रहा है, क्या वो संक्रमण फैला रहा है कि नहीं फैला रहा है, उसको चिकित्सा सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो होम आइसोलेशन में है कि नहीं है, ये भी आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, ज्वालामुखी के पहाड़ पर शांति से बैठने से काम नहीं चलेगा। जब ये विस्फोट होगा तो स्थितियां बहुत भयावह होंगी। वो राज्य जो पहले कम दिखा रहे थे संख्या में, धीरे धीरे वो बढ़े। आप जानते हैं दिल्ली में पहले ये हालत नहीं थी, लेकिन केसेस बढ़ते गए, केसेस बढ़े। हमने चिकित्सा सुविधा भी बेहतर की, प्लाज्मा थेरेपी जैसी चिकित्सा सुविधा वहां लागू की, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड इसके इंतजाम किए। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं आप तो आप बड़े खतरे पर पर्दा डाल रहे हैं। लेकिन आपने शायद प्रधानमंत्री मोदी जी को भी नहीं सुना। मोदी जी लगातार प्रशंसा कर रहे हैं योगी जी की, उत्तर प्रदेश सरकार की, जिस तरीके से सरकार कोरोना को लेकर कार्य कर रही है, जागरूकता फैला रही है, उनका इलाज कर रही है, और रिकवरी रेट जिस तरीके से आ रहा है। यह भी कहा जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रही है, इसलिए यहां पर केसेस ज्यादा पाए जा रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश का एरिया बड़ा है, जनसंख्या का घनत्व बड़ा है, उसकी वजह से केसेस ज्यादा आ रहे हैं। उसके बावजूद पूरी तरह से सब कंट्रोल में है, सब अच्छे से किया जा रहा है, इलाज अच्छे से किया जा रहा है, और रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है। मोहसिन जी, ये बहुत ही हास्यास्पद दलील है अगर भाजपा के लोग ऐसा कह रहे हैं। जहां पे एरिया ज्यादा होता है वहां पे कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा कम होगा। जहां पे एरिया कम होगा, रहने ज्यादा घनी आबादी में लोग रहेंगे, वहां कोरोना फैलने का खतरा ज्यादा होता है। उल्टी बात ये कह रहे हैं बीजेपी के लोग, उल्टी बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अगर प्रधानमंत्री जी को आप कोट कर रहे हैं तो लेकिन टेस्टिंग तो ज्यादा हो रही है ना, 23 करोड़ की आबादी में 19,000 टेस्टिंग और 2.5 करोड़ की आबादी में 21,000 टेस्टिंग अगर हो रही है तो आप कोरोना के केसेस को साफ तौर पे छुपा रहे हैं। रिकवरी रेट पता कैसे चलेगा जब आप कोरोना की ही जांच नहीं कर रहे हैं, केसेस भी पता नहीं चल रहे हैं, तो आप कह दीजिए उसको 69% है। हमने तो केसेस ज्यादा आए तो उसका सामना किया और बताया कि हाँ इसमें 67% रिकवरी रेट है, वो अभी आगे और बढ़ेगा भी। लेकिन अगर यूपी सरकार, योगी जी जांच ही नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे बता सकते हैं कि रिकवरी रेट उनका सही है कि नहीं है, मृत्यु का आंकड़ा सही है कि नहीं है। तो मुझे लगता है कि टेस्टिंग और टेस्टिंग, साउथ कोरिया का जो फॉर्मूला है उसको अपनाना चाहिए योगी सरकार को भी, जो हमने दिल्ली में अपनाया। ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कीजिए, केसेस ज्यादा आएंगे तो उसकी सावधानी बरतिए, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराइए, होम आइसोलेशन दीजिए, मेडिकल उनको फैसिलिटी उपलब्ध कराइए और ठीक होकर वो बाहर आएंगे। लेकिन आप ये तो मानेंगे कि सिर्फ यूपी सरकार सिर्फ उन्हें ठीक करने के लिए कार्य नहीं कर रही, बल्कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही योगी जी के साथ एक योजना भी शुरू करी, ग्रामीण रोजगार योजना, यानी मजदूरों के रोजगार के लिए भी सरकार सोच रही है। 1.25 करोड़ मजदूरों को इससे फायदा होगा, ग्रामीणों को फायदा होगा। इसे तो आप कम से कम सराहेंगे ना, इसकी तो सराहना होनी चाहिए। मैं सराह देता हूं। आप कह रहे हैं मोहसिन भाई, तो मैं एक एक चीज करके बता देता हूं, आप ही बता दीजिए मैं गलत हूं कि योगी सरकार गलत है, योगी सरकार सही बोल रही है, मैं सही बोल रहा हूं, आप तय कर लीजिएगा। आप सब कुछ किनारे कर दीजिए। और मैं आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, पार्लियामेंट के अंदर एक रिपोर्ट रखी गई मनरेगा के संबंध में, जिस मनरेगा का सबसे ज्यादा ढिंढोरा बीजेपी इस समय पीट रही है, उस मनरेगा की रिपोर्ट के आधार पर मैं बता रहा हूं, पार्लियामेंट की रिपोर्ट के आधार पर मैं बता रहा हूं, पार्लियामेंट में मिनिस्टर ने बताया कि उत्तर प्रदेश ने 18-19 में मात्र 42 दिन काम दिया है।
यानी 100 दिन की गारंटी है मनरेगा योजना में, मात्र 42 दिन औसतन काम मिला है। राष्ट्रीय औसत है 51, यानी राष्ट्रीय स्तर पे मनरेगा में 100 दिन की गारंटी में 51 दिन का काम मिला है। लेकिन बद से बदतर हालत उत्तर प्रदेश की है, जहां पर 42 दिन काम मिला है। और ये पिछले 3-4 सालों का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, मनरेगा में आपको 50 दिन की भी मजदूरी नहीं मिल रही है लोगों को, और आप कह रहे हैं आप रोजगार देंगे। उत्तर प्रदेश में नई फैक्ट्रियां आपने कितनी लगाई आप बताइए, कितने नए रोजगार आपने सृजित किए आप बताइए। उत्तर प्रदेश में तमाम एग्जाम करा लिए जाते हैं, नौजवानों से फॉर्म भरा लिए जाते हैं, फॉर्म भराने के नाम पे पैसा वसूल लिया जाता है, और या तो परीक्षा होती नहीं, परीक्षा होती है, रिजल्ट आता है तो उस पर कोर्ट का स्टे लग जाता है। यहाँ पे बीटीसी का स्टूडेंट निकलता है, उसको लाठियों से पीटा जाता है। शिक्षा मित्र अपने सिर मुड़वाते हैं, उनको लाठियों से पीटा जाता है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का आलम यह है, कानपुर में 24 घंटे में 8 लोगों ने आत्महत्या कर ली, बांदा में 8 लोगों ने आत्महत्या कर ली। आज लोग भुखमरी से मर रहे हैं। आनंद हॉस्पिटल का मालिक, जो करोड़ों रुपए का, जिसका हॉस्पिटल का उसका स्ट्रक्चर और सारा कुछ उसने बना रखा था, उसने आत्महत्या कर ली। यह है हताशा का आलम, यानी आप बेरोजगारी का आलम। यानी संजय तो मैं ये कह रहा हूं कि आज बेरोजगारी का आलम उत्तर प्रदेश में, खुद उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधानसभा में माना है कि 12.5 लाख बेरोजगार 2 साल में पैदा हुए और अधिक बढ़े हैं। ये मैं उत्तर प्रदेश के रोजगार के जो दफ्तर हैं, वहां पे जो लोगों ने नाम दर्ज कराए हैं बेरोजगार नौजवानों ने, मैं उनका आंकड़ा बता रहा हूं। संजय जी, अगर पिछले आंकड़ों में जाएंगे, संजय जी अगर पिछले आंकड़ों में जाएंगे तो बातचीत जरा लंबी हो जाएगी। हम हाल ही के बारे में बात करना चाहते हैं, कोरोना काल में जो अपडेट है उसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो मोदी जी और योगी जी ने जो योजना अभी हाल ही में लॉन्च करी है, ग्रामीण रोजगार योजना, जिसमें लगभग 1.25 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, आप इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, इसे सिरे से नकार रहे हैं, किसी को कोई फायदा नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं। आप चेक कर लीजिए, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, आप चेक कर लीजिए मेरी बात को। मैं तो पार्लियामेंट में बता रहा हूं, रिपोर्ट है, पार्लियामेंट के अंदर रिपोर्ट है कि 42 दिन काम दिया है मनरेगा में उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी ने। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो आप उसको जांच करके ये बताइए उत्तर प्रदेश में और देश के लोगों को कि आप किस प्रकार के रोजगार देने का वादा कर रहे हैं। 100 दिन की रोजगार गारंटी तो आप पूरा नहीं कर पा रहे। आप 42 दिन काम दे रहे हैं 100 दिन की गारंटी देके, और कहते हैं हम 1.5 करोड़ लोगों को, 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 2 करोड़ लोगों को हर साल मोदी जी रोजगार दे रहे थे, 12 करोड़ रोजगार वो हो गया, 1.25 करोड़ योगी जी दे चुके हैं, 13 करोड़ ये हो गया। तो फिर बेरोजगारी की समस्या क्या है? अगर 13 करोड़ लोगों को रोजगार मिल चुका है हिंदुस्तान में, तब तो फिर बेरोजगार सड़क पे दिखने ही नहीं चाहिए। ये नौजवान बिना मतलब बेचारे निकल के लाठी खा रहे हैं। नहीं संजय, हमारी जो बहनें हैं, जिन्होंने शिक्षा मित्र बहनों ने जो सिर मुड़वाया, वो गलत कर रही है। नहीं संजय जी, मैं अभी वो 2 करोड़ हर साल रोजगार वाले पर बात नहीं करना चाहता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि फिर बातचीत बहुत लंबी हो जाएगी। हम बात अभी जो हाल ही में हो रहा है उसके बारे में करना चाहते हैं इस बातचीत में। जो 1.25 करोड़ लोगों को फायदे की बात ग्रामीण विकास योजना के तहत मोदी जी और योगी जी ने हाल ही में करी है, क्या आप उसे सिरे से नकार रहे हैं? आपके हिसाब से उसे कोई फायदा नहीं होने वाला? और ये जुमला है, जुमले के अलावा कुछ नहीं है। 100% नकार रहा हूं। और आपको बता दूं कि लाखों करोड़ रुपए का MOU साइन किया गया था, इन्वेस्टमेंट मीट की गई थी इसी लखनऊ के अंदर जहां मैं बैठ रहा हूं। क्या हुआ उस इन्वेस्टमेंट समिट का? उसमें लाखों करोड़ रुपए के MOU का क्या हुआ? वो जो इन्वेस्टमेंट आना था, जो रोजगार मिलना था नौजवानों को, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितनी नई फैक्ट्रियां लगी, आप बताइए मुझे। अच्छा, एक चीज बताइए संजय जी, भाजपाइयों से, संजय जी फिर एक बात बताइए, क्योंकि अब आपने भी लखनऊ में कार्यालय, आप कह रहे हैं पहले भी खुला हुआ था, आज दोबारा से अच्छे से उद्घाटन किया है। हम ये मान रहे हैं 2022 में आप तैयारी करेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अब एक विपक्ष के तौर पे अगर मैं जानना चाहूं, सरकार अगर कोई अच्छा कार्य करे तो उसे सराहा भी जाना चाहिए। दिल्ली में ये लगातार आपकी सरकार भी कहती रही है। तो क्या आपके हिसाब से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना काल में कोई अच्छा कार्य नहीं किया जिसे आप सराहना कर सकें? इसकी कोई कार्य तो किया होगा आपके हिसाब से भी। मैं आपकी पहली बात से तो 100% सहमत हूं कि विपक्ष को अच्छे कार्यों की सराहना भी करनी चाहिए। विपक्ष का रोल रचनात्मक होना चाहिए। विपक्ष का रोल सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने का नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस कोरोना काल में कुछ भी अच्छा काम नहीं किया।
हाँ, उन्होंने हजार रुपए लोगों के खाते में डाले और राशन भी उपलब्ध कराए हैं। कुछ अच्छे काम उन्होंने निश्चित तौर पर किए हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं तो बता रहा हूं कि इस महामारी से बचाने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है टेस्टिंग करके लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना। उसमें अगर आप 23 करोड़ की आबादी में 19,000 टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप खतरे पर पर्दा डाल रहे हैं और आप ज्वालामुखी पर शांति से बैठे हैं। चलिए संजय जी, थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा विस्तार देते हैं इस चर्चा को। यूपी से निकलकर देश की बात करते हैं, देश की सरहद की बात करते हैं। चाइना को लेकर तमाम बातें हो रही हैं, जो बॉर्डर है, सरहद है, वहां तनाव है और सबको पता है, जगजाहिर है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए मोहसिन जी, आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी 2004 से लेकर 2014 तक 24 बार उन्होंने पत्रकार वार्ता की भारत चीन सीमा विवाद को लेकर, डोकलाम का मामला उठाया और उस दौरान उन्होंने राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया, संकल्प पत्र में भारत चीन सीमा विवाद शामिल किया। यही नहीं, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल तत्कालीन राष्ट्रपति से मिला और उन्होंने यहां तक पूछा कि भाई सेना के पास इस वक्त क्या हथियार है, कैसे हमारी सेना लड़ रही है चीन से। इतना ही नहीं, जो स्टैंडिंग कमेटी होती है डिफेंस की, जिसके अध्यक्ष उस समय राजबब्बर जी थे, उनके सामने जाके 2 सांसदों ने, प्रकाश जावड़ेकर जी ने और मुख्तार अब्बास नकवी जी ने कहा कि लद्दाख में संजय जी, सेना के अधिकारी हैं उनको स्टैंडिंग कमेटी के सामने बुलाइए और उनसे पूछिए कि वहां पर सीमा हमारी सुरक्षित है कि नहीं है। और 26/11 में हमारे तब के मुख्यमंत्री, अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब हमारी सेना लड़ रही थी, देखिए इतिहास बहुत बड़ा है, इतिहास में जितना आप जाएंगे उतनी धूल उड़ेगी। संजय जी, तो उस समय वो राष्ट्रभक्त थे। संजय जी, आज अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो राष्ट्रद्रोही है। नहीं संजय जी, राष्ट्रभक्त और राष्ट्रद्रोही, इस वक्त जनता आपको देख रही है, सुन रही है। ज्यादा इतिहास के पन्नों में हम नहीं जाना चाहते, हम बात आज की करना चाहते हैं। अब जब चाइना में सरहद पे तनाव है, हिंदुस्तान और चाइना के बॉर्डर पर, अब भी जो सरकार ने किया है उस पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। सरकार मजबूती से पेश नहीं आई। मोहसिन जी, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, पेंगोंग झील देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा है आपको या नहीं है? देश के प्रधानमंत्री पर आपको भरोसा है या नहीं है? मैं बता रहा हूं आपको, सुन लीजिए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। पेंगोंग झील पे सैटेलाइट इमेजेस दिखाई गई, टीवी चैनल्स ने उसको दिखाया, आप लोगों ने ही दिखाया। पेंगोंग झील पे फिंगर पॉइंट 4 से लेकर फिंगर पॉइंट 8 तक चीनियों का कब्जा है, जो हमारा पेट्रोलिंग पॉइंट था, जहां पे हमारी। यानी आप देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं करते? देश के प्रधानमंत्री ने देश के सामने आकर कहा हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन पर भी किसी चाइना का कोई कब्जा नहीं है। मोहसिन जी, मैं एक एक करके बताता हूं, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। अगर 1 इंच जमीन पे चाइना का कब्जा नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो क्या हमारे 20 जवानों ने चीन की सीमा में घुस के अपनी शहादत दी? नहीं दी ना। हमारी सेना अनुशासित सेना, उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री जी ने जब देश को संबोधित किया, हमारे उन्होंने बताया और हमारी धरती से उनको भगाने के लिए हमारे 20 जवानों ने शहादत। नहीं संजय जी, और संजय जी, उसमें उन्होंने, देश के प्रधानमंत्री ने जब देश को संबोधित किया तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि दिक्कत जमीन कब्जाने की नहीं है, हिंदुस्तान की जमीन तो चाइना के कब्जे में है ही नहीं। दिक्कत इसलिए है, पहली जो सरकारें रही, पिछली जो सरकारें रही, उनके जमाने में चाइना के सेना के जवान हिंदुस्तान की सरहद के अंदर खुले तौर पर घूमते थे, कोई रोकता टोकता नहीं था उन्हें। अब क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार मजबूत है, सेना को खुली छूट दी हुई है, इसलिए चाइना के जवान जब हिंदुस्तान की सरहद के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे तो उन्हें रोका टोका जा रहा है, उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो मोहसिन भाई, अब आपका सवाल मैंने सुन लिया, इसका जवाब मुझे देना। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछा आपसे कि जो जवान हमारे बीच शहीद हुए, वो चीनियों को, चीनी आर्मी को हिंदुस्तान की धरती से भगाने के लिए शहीद हुए कि नहीं हुए?
वो तो अपनी धरती पर थे ना, और हमारी धरती पर चीनियों ने घुसपैठ किया था, उनको भगाने के लिए हमारे 20 जवानों ने अपनी शहादत दे दी। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1 इंच भी घुसपैठ नहीं किया हुआ है चीन, तो उन्होंने हमारे जवानों की शहादत को अपमानित किया। वो भाषा वो बोल रहे हैं जो भाषा चीन बोल रहा है। चीन भी कहता है हमने भारत की जमीन पर कब्जा नहीं किया, प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं भारत की जमीन पर चीन ने कब्जा नहीं किया। जो भाषा चीन बोल रहा है वही भाषा प्रधानमंत्री बोल रहा है, जो भाषा चीन बोल रहा है वही भाषा भाजपा बोल रही है। अरे भाई, हमारे 20 जवानों ने अपनी शहादत दी है, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। पैंगोंग झील पे तस्वीरें दिख रही है, फिंगर पॉइंट 4 से लेकर फिंगर पॉइंट 8 तक सेना के तमाम पूर्व अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि वहां चीनी आर्मी है। सैटेलाइट इमेजेस के जरिए दिखाया गया कि बेबाकी से आप अपनी बात रख रहे हैं। एक लाइन में मैं आपसे एक जवाब चाहता हूं, आपको देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा है या नहीं है, आप ये बता दीजिए। देखिए, सेना पर 100% भरोसा है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री चीन की भाषा बोल रहे हैं तो उनसे एक नहीं 1000 बार सवाल किया जाएगा। हमारी धरती पर चीन घुसा है, हम चीन की दादागिरी स्वीकार नहीं करेंगे। पूरी दुनिया चीन की दादागिरी के खिलाफ है, पूरी दुनिया इस कोरोना के संकट के लिए चीन को जिम्मेदार बताती है। भारत में चीनी घुसपैठ के लिए पूरी दुनिया चीन को जिम्मेदार। सेना के पराक्रम को तो आप मानेंगे ना, हमारे देश की सेना में क्यों खड़े? संजय जी, हमारे देश की सेना के पराक्रम को तो आप मानेंगे, उनका तो आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। सेना के पराक्रम को सर झुका के नमन करता हूं मोहसिन भाई, सेना के पराक्रम को सर झुका के नमन करता हूं। लेकिन अगर हमारे 20 जवानों की शहादत को भाजपाई अपमानित करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी अगर उसको अपमानित करने का काम करेंगे तो उसके खिलाफ भी बोला जाएगा। प्रधानमंत्री जी कहां अपमानित कर रहे हैं? वो तो मुझे बताइए, लगातार मजबूती दे रहे हैं। अभी हुआई कंपनी जो चीन की सेना के संचार तंत्र को देखती है, उससे 7 करोड़ रुपए आप पीएम केयर्स में ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 7 करोड़ रुपए हुआई कंपनी से ले रहे हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर सारा व्यापार 100 करोड़ रुपए पेटीएम से चंदा लिया गया, पीएम केयर्स में टिकटॉक से 30 करोड़ रुपए चंदा लिया गया। सारी 59 ऐप को बैन कर दिया गया ना संजय जी, 5 करोड़ का व्यापार 59 ऐप को बैन कर दिया गया, रोक लगा दी गई है। 59 ऐप जो चाइनीज ऐप थी उन पर रोक लगा दी गई है, बैन लगा दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जो वीवो पर थे और लगभग 2.5 लाख फॉलोअर्स थे उनके, उन्होंने उसे भी छोड़ दिया है। आप मानेंगे ना, सरकार स्टेप तो ले रही है। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया मोहसिन भाई, एक एक करके सुन लीजिए इनकी कहानी। ये सिर्फ नौटंकी है, ध्यान बटाने के लिए। मैं तो कह रहा हूं चीनियों को हिंदुस्तान के व्यापार से भगाइए ना, लेकिन आप भगाएंगे कैसे? पूरे आंकड़े तो जान लीजिए। आज हिंदुस्तान में जो व्यापार कर रहा है चीन, जैविक रसायन के क्षेत्र में 12%, प्लास्टिक के क्षेत्र में 44%, स्टील के क्षेत्र में 17%, सोलर पैनल के क्षेत्र में 75%, फार्मा ड्रग के क्षेत्र में 69%, कृषि टेक्निकल के इनपुट के क्षेत्र में 50%, ऑटो टायर के क्षेत्र में 20%, पेपर के क्षेत्र में 17%, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी के क्षेत्र में 29%, न्यूक्लियर रिएक्टर बॉयलर 20%, माल कच्चा माल जो दवाइयों के लिए मंगाया जाता है 80%, और जितने स्टार्टअप कंपनियां हैं उसमें निवेश देख लीजिए। फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, स्विगी, ओला, पेटीएम, स्नैपडील, बिग बास्केट, जोमेटो, हाई 38% लेदर के क्षेत्र में, कृषि यूरिया के क्षेत्र में 10%, ऑटो कंपोनेंट के क्षेत्र में 18%, और जितने मोबाइल हिंदुस्तान में इस्तेमाल होते हैं मात्र 1.5% हिंदुस्तानी है, बाकी सब विदेशी मोबाइल इस्तेमाल होता है। आप बताइए, आप 59 ऐप बंद करके पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। 5 लाख करोड़ का व्यापार, 5 लाख करोड़ रुपए का आयात करते हैं चाइना से हर साल। आप ये चाहते हैं कि आप संजय जी यानी आप ये चाहते हैं कि चाइना से हर तरह का व्यापार बंद कर दिया जाए? बना रखा है, आप बता रहे हैं 59 ऐप आपने बंद कर दिया। ये पैसा चंदा कौन वापस करेगा? जो हुआई कंपनी से ले रखा है आपने, जो टिकटॉक से आपने 30 करोड़ ले रखा है, जो 100 करोड़ आपने पेटीएम से ले रखा है, ये चंदा वापस कीजिए। ये भारत के स्वाभिमान के खिलाफ संजय जी देखिए, हमारी सेना का अपमान है। संजय जी से चंदा मत लीजिए। संजय जी बिना आधार के, क्योंकि आज मैं सवाल करना चाहता था और चाहता था थोड़ा आगे बढ़ के करता, आपके पार्टी के नेता ने आज ये आरोप भी लगाया कि पीएम केयर फंड में चाइना से फंड ले रखा है। बिना आधार के इस तरह के आरोप लगाना और देश के प्रधानमंत्री के नाम पर क्या सही है, सभ्य है? अरे आधार है आपके पास?
आपने अपने खबर पे चैनल अपने चैनल पे खबर नहीं चलाई थी क्या कि पेटीएम 100 करोड़ चंदा दे रहा है, 30 करोड़ टिकटॉक ने चंदा दिया, हुआई ने 7 करोड़ चंदा दिया। ये मैं आपको पूरा डिटेल दे रहा हूँ, ये सारा डिटेल यहाँ पड़ा हुआ है। इन सारी कंपनियों ने चंदा दिया है, इससे कोई इनकार नहीं किया जाता। ये हुआई कंपनी है। आप मैं चाहूंगा आरोप प्रत्यारोप तो बहुत लंबे हो जाएंगे। हुआई कंपनी जो चीन की सेना का संचार तंत्र तैयार करती है, संजय जी 7 करोड़ रुपए पीएम केयर्स को दिया। संजय जी आप बताइए। संजय जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप में अगर जाएंगे तो एक लंबी फहरिस्त हो जाएगी और बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। और जब हम प्रोग्राम करते हैं टीवी पे तो एक समय सीमा होती है, लेकिन उस समय सीमा में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जनता तक पहुंचे और सही और सटीक जानकारी और अच्छा एटमॉस्फेयर रहे। और ख़ास तौर से जब सरहद को लेकर बात हो रही हो, क्या आपको नहीं लगता कि जब बात देश की सरहद की हो रही है और ख़ास तौर से जब आप खुद कह रहे हैं कि सेना के पराक्रम पर आपको पूरी तरीके से भरोसा है, आप खुद सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, कोई शंका नहीं है सेना को लेकर, तो क्या आपको नहीं लगता कि जब बात सरहद की आ रही है, जब बात हिंदुस्तान और चाइना की आ रही है, तो पूरे हिंदुस्तान को, सारी पार्टियों को, छोड़ दीजिए यहां पर सरकार और विपक्ष की बात, एक मंच पर खड़ा होना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए दुनिया को, ना कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में हम पड़ जाएं? क्या आपको नहीं लगता? कौन खिलाफ खड़ा हो रहा है मोहसिन भाई? हम इस देश की सरकार से क्या गलत कह रहे हैं? हम इस देश की सरकार से हाथ जोड़कर यही निवेदन तो कर रहे हैं, हमारे 20 जवानों की शहादत का बदला लीजिए। हम इस देश की सरकार से यही निवेदन तो कर रहे हैं, पैंगोंग झील पे फिंगर पॉइंट 4 से फिंगर पॉइंट 8 तक जो चीनी बैठे हुए हैं, जो दादागिरी कर रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको भगाइए। हम बुराई करते हैं चीन की, तो भाजपा को बुरा क्यों लगता है? मुझे तो ये नहीं समझ में आता। आज हम साथ में खड़े हैं सरकार के, हम यही तो कह रहे हैं आपसे, और ये कहना गलत कैसे है? मुझे बताइए मोहसिन जी, आप मुझे बताइए। भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधि मंडल भेजा था बीजेपी ने 2013 में, और वहां जाके जांच की थी उन्होंने कि हमारी सीमा सुरक्षित है कि नहीं है। सीमा की सुरक्षा पर चिंता करना विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है क्या? हम साथ खड़े हैं प्रधानमंत्री जी के। आप लीजिए ना हमारे जवानों की शहादत का बदला, आप खाली कराइए ना हमारी जमीनें, आप चीनियों को भगाइए ना, आप हिंदुस्तान से उनकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दीजिए। हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। लेकिन सिर्फ ये कहना कि आप सवाल पूछोगे तो आप देशद्रोही हो, या आप सवाल पूछोगे तो आपके विपक्ष में आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तो मुझे तो लगता है कि फिर तो 26/11 में तो जाके प्रधानमंत्री जी वहां पे उस समय के मुख्यमंत्री थे, जाके वहां मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो क्या था? वो उस समय उनकी राष्ट्रभक्ति थी उनके हिसाब से। आपको सेना के पराक्रम पे भरोसा, आप कह रहे हैं कि सेना के पराक्रम पे भरोसा, अरे भाई सेना के पराक्रम पे 100% भरोसा है। आप उस सेना के पीछे मजबूती से खड़े होंगे, यही हम आपसे अपील कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं ही नहीं, दुनिया के तमाम देश कह रहे हैं कि चीन दादागिरी कर रहा है, हमारे सेना के तमाम पूर्व अधिकारी कह रहे हैं कि चीन दादागिरी कर रहा है। चलिए 2017-18 तक जो कर्नल डिनी वहां पे कमांडिंग ऑफिसर थे, वो बता रहे हैं कि ये हमारा पेट्रोलिंग पॉइंट था जहां चीन बैठा हुआ। संजय जी अच्छी बात है। चलिए सेना को लेकर आपने अच्छी बात करी और भरोसा जताया, और होना चाहिए, और हर हिंदुस्तानी को है। और क्योंकि सरकार की आपने बात करी कि कोई सवाल पूछता है तो राष्ट्रद्रोही हो जाएगा वो, लेकिन सरकार ने तो खुद सर्वदलीय बैठक बुलाई, आपको सवाल करने थे, सुझाव देने थे, उस बैठक में आपने दिए होंगे या वहां दे सकते थे। नहीं। खुले मन से आरोप लगाने से क्या दुनिया के अंदर हमारी कमजोरी नहीं जाती? ये जो हम बातचीत कर रहे हैं इसके वीडियो एडिट होकर विदेशों में भी वायरल होते हैं कि वहां पर आपस में पार्टी जो है आरोप प्रत्यारोप कर रही है सरहद को लेकर भी। क्या आपको अच्छा लगेगा? आपने देखा नहीं ग्लोबल टाइम्स में चाइनीज में ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके प्रधानमंत्री का भाषण चलाया गया चाइना में। बदनामी उससे होती है मोहसिन जी। और वो ये कहने लगे कि गलवान घाटी पे हमारा दावा है, ये भारत के प्रधानमंत्री ने मान लिया। उसी राष्ट्र के नाम के संबोधन को आधार बनाकर पूरी चीन में यह स्थापित किया गया कि चीन सही है, भारत गलत है। तो किसने कराई बदनामी? किसने पूरी दुनिया में जगहसाई कराई भारत की? भारत के प्रधानमंत्री ने। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री को कहना चाहिए चीनी घुसपैठिए हैं, चीनियों को हम भगाएंगे। चीनियों ने दादागिरी की है, चीनियों ने हमारे 20 जवानों की जान ली है, हम उनसे बदला लेंगे। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। अच्छा, देश की सरकार के साथ आप खड़े हैं ना? देश की सेना के साथ खड़े हैं चाइना के मामले में? पूरी तरह से समर्थन है? प्राइम न्यूज के मंच पर आप खुल के बोल दीजिए
कि देश की सरकार के साथ आम आदमी पार्टी और संजय सिंह खड़े हैं। लेकिन अगर हमारे प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग चीन की भाषा बोलेंगे तो उनके खिलाफ भी खड़े। देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा है या नहीं है संजय जी? हम चीनियों की भाषा बर्दाश्त नहीं संजय जी, देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा है या नहीं है? देश के प्रधानमंत्री अगर चीन की भाषा बोलेंगे तो उनके खिलाफ। अगर मगर छोड़िए संजय जी, अगर मगर छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा है या नहीं है? नहीं, ये अगर मगर और उसका सवाल ही है। अगर प्रधानमंत्री जी वहां पर जो हमारे जवान शहीद हुए उनका बदला लेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। अगर प्रधानमंत्री जी चीनी जो आके कब्जा किए हुए उनको हटाएंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। अगर वो चीन की भाषा बोलेंगे, हम उनके खिलाफ खड़े हैं। तो फिर हम क्या ये ब्रेकिंग चला दें संजय जी? चंदा ले ले, संजय जी उनके खिलाफ खड़े। संजय जी, हम ये ब्रेकिंग चला दें मामला है संजय जी, हमें ब्रेकिंग चला दे कि आम आदमी पार्टी चाइना के साथ किसी भी तरह के व्यापार का समर्थन नहीं करती। ये सरहद की सुरक्षा का मामला है, इसमें हम कोई समझौता नहीं कर सकते। वो अच्छी बात है, पूरा देश नहीं चाहता कि समझौता हो और एक मंच पर पूरा देश खड़ा है, लेकिन क्या हम ये ब्रेकिंग चला दें कि आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि चाइना के साथ किसी भी तरह का व्यापार ना किया जाए, किसी तरह के व्यापार का समर्थन नहीं करती आम आदमी पार्टी? चला दें हम ब्रेकिंग? चरणबद्ध तरीके से भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाओ और यहां से चीनी कंपनियों को भगाओ। हम सरकार के साथ खड़े हैं। चलिए, रोजगार की बात करने जाते जाते संजय जी जल्दी से, पूरे देश के साथ साथ दिल्ली की जनता भी, क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार है, वहां रोजगार को लेकर बड़े लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और ये क्यूरियोसिटी भी है जानने की लोगों में कि इस कोरोना काल में इतनी नौकरियां चली गई हैं और आने वाले समय में जो हालात नजर आ रहे हैं वो बद से बदतर होने की आशंका है। तो क्या दिल्ली सरकार रोजगार की भी कोई तैयारी कर रही है? दिल्ली की जनता भी इस वक्त आपको देख रही होगी। क्या दिल्ली की जनता को आप कोई भरोसा देंगे कि दिल्ली सरकार वहां के लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था कर रही है, उन्हें नौकरियां मिलेंगी, चिंता वो ना करें? ये भरोसा आप प्राइम न्यूज पर दे सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही गंभीर सवाल आपने उठाया है। आज न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की कमर टूट गई है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय गर्त में पहुंच गई है। ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सारा व्यापार ठप हो गया, सारा रोजगार ठप हो गया, सारे दफ्तर ठप हो गए, काम आगे बढ़ना बंद हो गया। और इसलिए रोजगार अभी इसमें कब उभरेगा, कब हम इस समस्या से निजात पाएंगे और कब अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी, ये आसानी से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये कोरोना का संकट है। ये खत्म कब होगा? जब खत्म होगा तभी फैक्ट्री में मजदूर जा पाएंगे, तभी प्रोडक्शन हो पाएगा, तभी बाजार पूरी तरह से खुल पाएगा, तभी बाजारों में लोग खुलकर जा पाएंगे। जब लोगों की जेब में पैसा आएगा तो उसको खर्चा बाजार में खर्च कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने में अभी समय लगेगा। ये कोई सामान्य चुनौती नहीं है, एक बड़ी चुनौती है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। और इस चुनौती से लड़ना, जितना कोरोना से लड़ना मुश्किल है, उतना ही अर्थव्यवस्था को पटरी पे कैसे लाया जाएगा, इस चुनौती से भी लड़ना उतना ही मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसमें तात्कालिक रूप से कोई बातें नहीं कही जाए। संजय जी, अच्छी बात है कि आप बहुत ईमानदारी से इसे लेकर आपने अपनी बात कही कि ये मुश्किल समय है और इसमें समय लगेगा। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त आप लखनऊ में मौजूद हैं और यूपी की बात हमने करी थी शुरुआत में, तो जिस तरीके से यूपी में योगी जी ने ग्रामीण विकास योजना लागू करी, चालू करी, 1.25 करोड़ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की बात करी है, क्या दिल्ली के अंदर भी इस तरह से आप कुछ सोच रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की दिल्ली की जनता को सुनकर अच्छा लगेगा अगर आप कुछ बताएंगे, तो उनमें कम से कम एक उत्साह बढ़ेगा, उत्साहित होंगे वो आपकी बात सुन के। देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है और उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। उसमें रोजगार लोगों को, जो लोग पलायन करके आए हैं, उसमें देने की बात योगी जी कर रहे हैं। कितना सफल होंगे नहीं होंगे वो समय बताएगा। दूसरी बात, जहां तक आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में फैक्ट्रियां, उद्योग तब लोग अपना चला पाएंगे या तब उस पर गति आएगी जब
बाजार में उसकी मांग होगी। आप भी जानते हैं व्यापार का सीधा सिद्धांत है, अगर बाजार में मांग नहीं है तो हम अपना सामान का उत्पादन नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो इसलिए जब धीरे धीरे ये कोरोना का डर खत्म होगा या केसेस कम होना शुरू होंगे, या आप कह लीजिए कि लोग घरों से निर्भीक होकर बाहर निकलना शुरू करेंगे, जब बाजार में मांग बढ़ेगी तभी ये फैक्ट्रियां चल पाएंगी और तभी फिर से अर्थव्यवस्था पटरी पर धीरे धीरे आएगी। तो रोजगार अभी तुरंत तो मिलने वाला नहीं है, आने वाले 2-3 महीने बहुत चुनौतीपूर्ण हैं और जैसे जैसे केसेस खत्म होंगे, लोग डर से मुक्त होंगे, लोग ये बात कोरोना के संकट से बाहर निकलेंगे। ये बात सुनकर दिल्ली वासियों को निराशा हो सकती है, क्योंकि अगर सिर्फ बात बाजार खुलने की है, फैक्ट्रियां खुलने की है और पूरी तरह से दिल्ली की जनता उनके ऊपर ही डिपेंडेंट होगी, तो वो पता नहीं कब होगा। क्योंकि दिल्ली की जनता इस वक्त दिल्ली सरकार की ओर उत्सुकता के साथ देख रही है कि शायद सरकार कुछ करेगी दिल्ली की जनता के लिए। मार्केट तो पता नहीं कब खुलेगा, ये कोरोना काल का पता नहीं कब खत्म होगा, कोई सटीक नहीं बता पा रहा है। सरकार की तरफ जनता देख रही है उम्मीद भरी नजरों से इस वक्त। हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कहा। देखिए, ऐसा है कि जहां तक दिल्ली सरकार का सवाल है, दिल्ली की सरकार अपनी ओर से जो राशन उपलब्ध कराने से लेके जो लोगों की आर्थिक मदद करने की बात है, उसमें हम लगातार काम कर रहे हैं। जैसे मजदूर हों या ऑटो वाले हों, इनके खाते में 5-5 हजार रुपए देने का काम दिल्ली सरकार ने किया। जो विधवा, विकलांग और वृद्धा पेंशन है, उसको दोगुना करने का काम हमने किया। एक लंबे समय तक रसोई भी चली, 10 लाख लोगों की दोनों वक्त की। अब जहां जहां जैसे जरूरत पड़ेगी लोगों की मदद करने की, वो हम कर सकते हैं। आप जानते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मदद करें दिल्ली वासियों की, खासतौर से क्योंकि आपकी वहां सरकार है और लोगों को बहुत उम्मीदें भी हैं आपसे। जाते जाते फिर मैं यूपी पे आऊंगा और यहां से अपनी बात खत्म करूंगा। यूपी में क्या तैयारी अब चल रही है? आपने 2022 में ठान लिया है कि यूपी के अंदर आपको चुनाव लड़ना है और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में रहना है। क्या तैयारी है, क्या सोच है यूपी के अंदर आम आदमी पार्टी की? देखिए, यूपी के अंदर अगर आप बात करें तो अभी हम लोग फिलहाल जो संगठन है अपना, उस पर कैसे उसको मजबूत करें ग्रामीण स्तर तक, उस पर अपना दिमाग केंद्रित किए हुए हैं। दूसरा, आने वाले दिनों में अक्टूबर-नवंबर में पहला चुनाव पड़ेगा जिला पंचायत का और ग्राम प्रधान का। उसमें ज्यादा सक्रियता के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे उस चुनाव में भागीदारी लें, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। हर गांव में 5 ऐसे कार्यकर्ता हम लोग को तैयार करने हैं जो नीचे बूथ लेवल तक जाके काम करेंगे। तो उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। जो हमारे सामने मुद्दे आ रहे हैं, जो चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो जैसा आपने बताया, या फिर भ्रष्टाचार जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, वो मुद्दा हो, इन मुद्दों को लेकर आने वाले दिनों में यूपी में अलग अलग जगहों पे हम लोग प्रदेश स्तर पे भी और जिले के स्तर पे भी आंदोलन करेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे हमारी अभी फिलहाल यही तैयारी है। आगे जो हमारी और रणनीति बनेगी उसको लेके हम लोग आपके सामने अपनी बात रखेंगे। आम आदमी पार्टी संजय जी, आम आदमी पार्टी जिला पंचायत चुनावों में जा रही है। अक्टूबर-नवंबर में जो ग्रामीण चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी, ये साफ है बिल्कुल। अगर कोरोना की वजह से वो बढ़ा तो आगे का समय लग सकता है, लेकिन अभी का जो समय है, अगर उस समय पे होता है तो उसमें हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो किसी के साथ गठबंधन करेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे? नहीं, कोई गठबंधन का सवाल ही नहीं है इसमें। जिला पंचायत के चुनाव में हम लोग अकेले लड़ेंगे। समर्थित उम्मीदवार होते हैं, उसमें तो सिंबल होता नहीं है, तो हमारे समर्थित उम्मीदवार उतरेंगे। 2022 में भी अकेले तैयारी है? अभी उसके बारे में हम लोग जब अपनी पूरी रिपोर्ट राष्ट्रीय संगठन के सामने रखेंगे, अरविंद जी के सामने रखेंगे, उसमें मैं आपको सब कुछ बता पाऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग इसमें कोई बात कहना जल्दबाजी मानते हैं कि किसी से गठबंधन होगा नहीं होगा, किस तरह से हम 22 लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि उसके लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। संजय जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल, क्योंकि जनता की तरफ से सवाल आया है और हम चाहते हैं इस सवाल का जवाब आप दे दें और जो सही बात है वो जनता तक आपका मैसेज जनता तक पहुंच जाए। ये सवाल आया है कि 2022 में अगर आम आदमी पार्टी चुनाव अकेले लड़ती है यूपी के अंदर, तो इस तरीके की लोग बात कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा
छोटे दल उतरेंगे, अलग अलग पार्टियां उतरेंगी बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी उतनी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है तो उससे बीजेपी को फायदा होगा यूपी के अंदर? नहीं, हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को फायदा होगा अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उसमें बीजेपी को फायदा होगा या कांग्रेस को फायदा होगा, ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता को फायदा होगा। एक सही राजनीति, एक साफ सुथरी राजनीति उत्तर प्रदेश में और पैर पसारेगी, और जमीन तैयार करना नहीं करना ये जनता के ऊपर निर्भर होता है। पहली बार हम लोग गए थे 13 में चुनाव लड़ने, हंसते थे लोग दिल्ली के अंदर। तो मोहसिन जी, वो तो जनता के ऊपर है, जनता मालिक है लोकतंत्र की, वो तय करेगी। नहीं, जनता के ऊपर तो है संजय जी, लेकिन एक समीकरण होता है राजनीति का, उसके अनुसार लोग करें। खैर, आखिर में संजय जी, अगर आप प्राइम न्यूज के माध्यम से दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो कह सकते हैं। देखिए, मैं तो सिर्फ यही अनुरोध करना चाहता हूं कि इस वक्त कोरोना का महासंकट है और हम लोग इस खतरे से बेपरवाह न रहें। ये ना सोचें कि अगर टेस्टिंग नहीं हो रही है, जांच में कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं, तो निश्चिंत होकर बैठ जाएं। क्योंकि आपको याद होगा, दिल्ली हो या दूसरी और जगह हो जहां पे केसेस अब बढ़े हैं, शुरुआत में वहां भी बहुत ज्यादा केसेस नहीं आते थे, लेकिन धीरे धीरे करके एक केस से आज लाखों में केस चला गया पूरे हिंदुस्तान में। इसलिए सजग रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो या मास्क पहनने की बात हो या जो भी इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है वो बरतिए। और अगर आपको किसी भी तरह की बुखार आदि की समस्या, जो कोरोना के लक्षण है वो मिलते हैं, तो अपना जल्दी से जल्दी जांच कराइए, टेस्टिंग कराइए। अगर आपको पता होगा तो आप अपने परिवार को भी बचा पाएंगे, अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी इस कोरोना संक्रमण से बचा पाएंगे, अपने अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले वालों को भी इस कोरोना संक्रमण से बचा पाएंगे। तो इस कोरोना काल में तो हाथ जोड़ के यही निवेदन है आपसे कि आप अपने आप को भी बचाइए, दूसरों को भी बचाइए, और जो लोग संकट में हैं आर्थिक रूप से या किसी भी तरह से, उनकी जितनी यथासंभव मदद हो सके वो मदद भी कीजिए। मैं तो यही अपील आप लोगों से करूंगा। संजय जी, आपने बहुत बहुत संजय जी, आपने प्राइम न्यूज को समय दिया, सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जिन्होंने दिल खोलकर हमसे बातें करी और तमाम सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।